जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो था आरफ अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि तरमीम क्या हैं, जब तक हमें वो ड्राफ्ट जो है बिल का हमारे सामने नहीं होगा हम किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मेरा छोटा सा एक सवाल बनता है आरफ अब्बासी साहब से। आरफ अब्बासी साहब, जब आपकी जमात जो थी वो बरसर इक़्तिदार थी तो सर आपके कितने बिल जो थे वो ड्राफ्ट जो थे वो पहले पार्लियामेंट के अंदर भेजे जाते थे और तमाम के तमाम अफराद को, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो हुकूमती हों, उनको दिए जाते थे। और दूसरी बात ये थी कि अगर वो दिए जाते थे तो फिर इतने ज़्यादा आपकी जानब से सदारती ऑर्डिनेंस क्यों पेश किए गए? क्या सदारती ऑर्डिनेंस जब आता था जिसको आप एक सर्टेन पीरियड के लिए आप उसको लेके आते थे अपने जो है एक मोटिव को पूरा करने के लिए, क्या वो सदारती जो ऑर्डिनेंस था क्या उसको भी पहले तमाम के तमाम मेंबरान, चाहे वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के हो, उनको पढ़ाया जाता था, उसके ऊपर किसी किस्म की उनसे इनपुट ली जाती थी? पहली बात। दूसरी बात सर यह है कि आप ही की जमात के बहुत सारे अफराद जो थे वो ये कहा जाते थे कि हमें तो बंद लिफाफों के ऊपर साइन करवा लिए जाते थे और उसके बाद अगले दिन हमें पता लगता था कि वो कानून बन चुका है। तो सर ज़रा काइंडली इसको ज़रा सा थोड़ी सी रोशनी डाल लीजिएगा। ऑर्डिनेंस में हम सब असम्बलियों में रहे हैं, अपने अपने टिनोवर में बड़ा फर्क होता है। आप प्रीमियर देख लें, इसका इब्तिदाइयत देख लें आइन का। आइन में लिखा है कि इसकी हैबत, बुनियादी ढांचा चेंज करने के लिए आपको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरे पास वकास अबरेज साहब मौजूद है, मेरे पास ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद है, ये क्वेश्चन मैं उनसे करूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके दौरे हुकूमत में, आपके जब आप बरसर इक़्तिदार थे, आप सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेके आते थे? पहली बात। दूसरी बात यह थी कि जो कवानीन आपने असम्बली के थ्रू जो पास भी करवाए थे वो आप ही के जो अरकान असम्बली थे वो ये कहते थे कि हमें बुलाया जाता है और सिर्फ कागजात पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं, हमें नहीं पता होता इस बिल के अंदर क्या है। बल्कि मेरे बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरे बहुत सारे रिपोर्टर्स जब मैं उनको वहाँ भिजवाता था और उनसे बात होती थी आपके अरकान असम्बली से, तो वो बिल के बारे में तो उनको नहीं पता होता था कि बिल में है क्या। उन्होंने कहा ठीक है जी हमने पास कर लिया और ये बहुत अच्छा बिल है। मैं सर ये आपसे सवाल पूछ रहा था। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। देखो, एक नॉर्मल कानून साजी में जो सादा अक्सरियत से होती है और फिर उसी सादा अक्सरियत से रिवर्स भी हो सकती है, बदलाई जा सकती है, उसमें और आईनी तरामीम में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यही वो बात जो मैं ये कह रहा था कि आईनी तरामीम में आप मतलब कि आइन का इब्तिदाइया पढ़ लें, ये तो टोटल आइन की हैबत ही चेंज की जा रही है। चीजें बहुत अच्छी हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। लाइक मतलब कि इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर किसी इम्पार्शियल बॉडी से होना चाहिए, वी आर एग्रीड ऑन इट। जैसे केयर टेकर वजीर आजम का जो तकर्रुर है वो भी किसी इम्पार्शियल प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, वी आर एग्रीड ऑन इट। लेकिन ऐसी तरमीम जो अवाम के बुनियादी हकूक सलब कर जाए, 51 की मैं बात करूंगा, उसके बाद फिर आपके पास रे क्या जाता है, तो इसलिए इसको आप इलादा रखें, आईनी तरमीम को इलादा रखें और जो रूटीन की कानून साजी एग्रीड। इसका मतलब है कि जो रूटीन की जो आपकी प्रैक्टिस थी वो बिल्कुल सर, अब देखें ब्रिगेडियर साहब जो है वो बिल्कुल 9 में आपका, सर मुझे सर ब्रिगेडियर साहब जरा काइंड रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर इसके ऊपर। देखिए जी, मैं आपको बड़ा पूरी न्यूट्रलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमने भी ऑब्जर्व की थी ये पीटीआई के दौर में कि एक एक दिन में पता नहीं कितने कितने ऑर्डिनेंसेस, कितनी वो बिल जो है वो पास होते थे, ना कोई डिबेट होता था, ना पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कोई इनपुट आती थी। बस ये है कि लगता है जी टोटल पूरा किया जा रहा है। भाई दैट इज नॉट द वे पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन और प्रैक्टिस। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हमने प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर से ये तमाम मामला पार्लियामेंट के और पोलिटिकल मामला देखे हैं। पहले रवायत होती थी 2-2 दिन 3-3 दिन एक इशू जो लॉ कानून बनना होता था वो डिबेट होता था, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता था, कई दिन वहां पे रहता था, उधर लड़ाई झगड़े होते थे। अच्छी बात है, लड़ाई झगड़े का मेरा मतलब है हॉट दलाइल दिए जाते थे सर, उसके हक में दलाइल दिए जाते थे, उसके अगेंस्ट भी दलाइल आते थे। पार्लियामेंट आता था और फिर पार्लियामेंट की डिबेट पे टाइम दिया जाता था ट्रेजरी बेंचेस को और ऑपोजिशन वालों को, और वहां धुएंधार तकरीरें होती थी, प्रोज एंड कॉन्स। अब वो रवायती हम देख रहे हैं खत्म हो गई कई सालों से। तो देखें, दिस इज नॉट गुड फॉर पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। दूसरी बात, अंग्रेजी में कहते हैं
ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पाकिस्तान में सही जमहूरी प्रैक्टिसेस को परवान देना चाहते हैं तो फिर ये शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें आनी चाहिए सामने, ठीक है ना। खासकर ये चलें विद रिस्पेक्ट टू दिस आईनी अमेंडमेंट हम बात कर लेते हैं कि जनाब ये इसके ऊपर तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट फ्लोर पे डिबेट होने चाहिए थे, कमेटीज में होने चाहिए थे, उसके बाद मीडिया में होने चाहिए थे, सेमिनार होने चाहिए थे, और फिर वो कलेक्टिव इनपुट जाती गवर्नमेंट के पास, और फिर गवर्नमेंट तो लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब ये है, और फिर पार्लियामेंटेरियंस हैं हु रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे जो 2/3 कर ले मोस्ट वेलकम, वो आइन अमेंडमेंट शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो रवायत है हॉर्स ट्रेडिंग और इस किस्म की चीजें जो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में, देखें ये एक आने वाली जनरेशन के लिए ये अच्छी मिसाल कायम नहीं रखती हैं। आने वाले यंग लोग जो हैं दे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, ठीक है ना जी। हमारा जैसे लोगों का वक्त जो है, उम्र का वक्त, अब वो वी आर शेडिंग आउट। आने लोगों के लिए वी हैव टू सेट गुड एग्जांपल, चाहे वो अपना जुडिशियल रिफॉर्म्स के वाले से हो, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हो, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, और ये तमाम मामला, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। अब देखें अकाउंटेबिलिटी जो है वो मामला खत्म हो गया, वो नैब लॉ जो है वो जो अपना अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैं हैरान हूं, लेकिन फिर सर आंखों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अपील में गए थे, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगर एहतसाब मामला खत्म हो गया और भी बड़ी चीजें तो फिर ठीक है, सो भी है। इसी तरह सर देखिए ना सर तो आप सर कता कलामी माफ सर, जो अभी आप बात कर रहे हैं जिस नैब की कानून की आप बात कर रहे हैं, तो सर वो भी तो एक ऑर्डिनेंस के तौर पे सर ये इन्हीं के तरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन थे सर वही लेके आए थे, और कराची में सर उसकी जो तारीफ के अंदर और उनके अपना अगराज व मकासद के ऊपर सर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी की थी। चले सर वो एक अलग बात है, और उसके बाद जो भी हुआ आपकी और मेरे सामने क्या दूं क्विकली, एक जुमला क्या दूं, बिल्कुल आपकी बात सही है। नवंबर 2022 में 2021 में वो ये लेके आए थे, 21 में नैब अमेंडमेंट्स लेके आए थे जिसमें हमने बहुत शोर डाला था। और लेकिन सर अमेंडमेंट्स नहीं थी ना सर देखें सर काइंडली उसमें सर ये भी चीज ऐड कर दें, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था सर। जी वही मैं कह रहा हूँ, वही। लेकिन वो मकसद क्या था, ब्यूरोक्रेसी बड़ा शोर डाल रही थी, ब्यूरोक्रेसी को राम करना था, उनको ठंडा करना था कि बस जनाब अब ये नहीं होगा वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें हर वो अमेंडमेंट आए, कानून है जो पाकिस्तान के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मफाद में हो हमारे, तो लिहाजा ये पार्लियामेंटेरियंस को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। वकास अबरेज साहब अभी सर जल्दी हम जरा बात करते हैं कि सर अभी जिस तरह अभी आपने बात की कि 63A के ऊपर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें उसके अंदर कुछ चीज़ों को मॉडिफाई भी करना चाहिए, लेकिन सर जिसके अंदर स्पेसिफिकली सर फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हो रही है हाउस ट्रेडिंग की अगर गुफ्तगू हो रही है, तो सर हमने देखा है और हमारी अदालत ने, और ख़ासतौर पे हमारी जो सुप्रीम अदालत है सर, ये जब पंजाब के अंदर सर एक इशू हुआ था और 22 से 23 जो थे इनके मेंबर जो थे सूबाई असम्बली के वो मुनहरफ हुए थे, और उसके बाद से उन्होंने एक अपनी ही तशरीह कर दी, जो है कानून जो है वो बनाती है हमारी असम्बली, जो है वो कानून साज असम्बली वो कानून बनाती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो उसकी तशरीह करती है। लेकिन सर जब उन्होंने इसकी तशरीह की थी वो कानून कुछ और था और उसकी तशरीह उन्होंने कुछ और कर दी, और उसके बाद वो बज़िद हो गए कि नहीं ये जो हमने कहा है ये ऐसा ही होगा। तो सर अब मुझे ये बताएं कि ये तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट जो थी उस वक्त लाहौर चैम्बर के अंदर आके बैठ गई थी, यानी कि उन तमाम की तमाम जितनी भी उनकी नज़रें थी लाहौर चैम्बर के अंदर आ गई थी। अभी अगर ये जो कानून की उस वक्त उन्होंने तशरीह की थी, उस वक्त फैसला कुछ और था, तशरीह उन्होंने कुछ और की, अब जो है वो फैसला कुछ और है, तशरीह वो कुछ और कर रहे हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डिवाइडेड है और उसकी तमाम की तमाम सोचने समझने की या हमें कवानीन को तशरीह करके हमें बताने की जो सलाहियतें वो भी कुछ थोड़ी सी डिवाइड होनी शुरू हो गई हैं सर? शाम साहब देखें, ये तो जिस दिन से हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है उस दिन से लेके आज तक जितने भी लार्जर बेंचेस बनते हैं या फुल कोर्ट बनता है, तो उसके अंदर कभी भी हमने ये तो नहीं देखा कि अगर 17 लोगों का 15 जजेस का या 13 जजेस का 10 जजेस का अगर फुल बनता है या लार्जर बेंच बनता है तो उसमें तमाम फैसले जो है यूनानिमसली किए जाएं और सबका इत्तेफाक राय और सबका कंसेंसस हो, उसमें तो डिवाइडेड ओपिनियन ही आता है। और उसी ओपिनियन के मुताबिक इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आयन की किताब जिसकी इन्होंने तशरीह की है किसी के मुताबिक तशरीह ये बनती थी, किसी के मुताबिक ये बनती थी। आयन ये कहता है कि जो अक्सरियती फैसला होगा
जो अक्सरियत का फैसला होगा उसको तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, जो 63(1)(a) की बात है, जहां तक तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि जब 63(1)(a) की मंशा या उसके पीछे इंटेंट ही ये थी कि जितने भी मेंबर अरकान असेंबली है, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज में है, चाहे नेशनल असेंबलीज में है, उनका मकसद ये था उस प्रोविजन का कि उनके आगे बंद बांधा जाए या दीवारें चीन खड़ी की जाए कि वो फ्लोर क्रॉस ना करें जिस पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड है, जिसकी टिकट से वो मुंतखब होकर आए हैं, वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या आईनी तरमीम हो, उसमें उसी पार्टी के साथ जाएं, बल्कि ना कि वो किसी लोटाक्रेसी का हिस्सा बने, ना कि वो पैसे दे के अपना जमीर बेचे, और ना कि नोटों की बोरियों के मुंह खुलते हुए वो किसी दूसरे के साथ जा मिले। तो अल्टीमेटली हमारे आइन के अंदर जो है वो सारी चीजें पहले ही बड़ी तरीके से वाज़ेह कर दी गई थी, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी उनका ये कहना था कि जो मेंबर फ्लोर क्रॉस करेगा उसका वोट काउंट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि आइन की ये जो प्रोविजन था इसका मकसद ही ये था कि हम फ्लोर क्रॉसिंग को रोकें, और अगर किसी का वोट काउंट हो जाए और एक शख्स जो है लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जो है अगर एक शख्स 50 करोड़ लेकर अपना वोट बेचता है या अपना जमीर बेचता है या लोटाक्रेसी का शिकार होता है, तो अगर वो वोट उसका काउंट हो गया तो फिर उस प्रोविजन को रखने का, ये बंद बांधने का क्या फायदा? वो लोग तो पैसे की टेम्पटेशन के लिए कुछ भी कर देंगे और फिर उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जाकर इंतखाब लड़ेंगे। तो मेरे नजदीक जो सुप्रीम कोर्ट की वो जो इंटेंट थी या सुप्रीम कोर्ट की वो जो एक्सप्लेनेशन थी, इंटरप्रिटेशन थी, दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 63(a)(1) के अंदर दी गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे की गई, जो मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा शायद तकलीफ भी हुई, कि आप कौन सी ऐसी चीज मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस में देखते हैं जो मंसूर अली शाह के अंदर मौजूद नहीं है, या उनसे बाद में आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनके अंदर मौजूद नहीं है? आखिर कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं? आप असूलों के पैकर शराफत के अलमबरदार बने फिरे हैं, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर आप इसको उसी तरीके से चल लें जिसकी आयन गमाजी कासी और तर्जुमानी करता है। अगर 65 साल की उम्र में इन्होंने रिटायर होना है तो आप नेक्स्ट चीफ जस्टिस के साथ मिलके आईनी तरमीम ले, और जो जुडिशियल क्वार्टर के अंदर आपने अमेंडमेंट्स करनी है, तो अल्टीमेटली जुडिशियल क्वार्टर को भी कहीं ना कहीं तमाद में लेके हम एक आईनी अदालत स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम जजेस की तादाद, दुरानी साहब एक मुतसिर में बात करूंगा कि देखिए हमारे जो एक इंडेक्स बनता है पूरी दुनिया का जुडिशियल सिस्टम का, कि कौन सा जुडिशियल सिस्टम सबसे बेहतरीन है, जिसमें पाकिस्तान 138वें नंबर पे प्लेस किया जाता है, उसमें जो स्वीडन का और फिनलैंड का जुडिशियल सिस्टम दुनिया के अंदर बेहतरीन जुडिशियल सिस्टम है। और आप फिनलैंड की और उसकी स्वीडन की आबादी देखें, दोनों की आबादी तकरीबन 6 मिलियन के लगभग है, 60 लाख या 55 लाख के लगभग है दोनों मुल्कों की आबादी। वहां की सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है स्वीडन के अंदर 17 और जो फिनलैंड की 19, और हमारी 26 करोड़ आबादी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ 17 है। तो जो ये तजवीज पेश की गई कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, मैं इसका सपोर्ट करूंगा कि बिल्कुल जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। तो ये तजवीज पेश की कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाए, मैं बिल्कुल इस तजवीज को सपोर्ट करूंगा कि एडहॉक जजेस को, जो प्रोसिक्यूशन के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, चलान की सबमिशन में प्रोसियसली, फ्यूरियसली, फास्टली, स्पीडीली चीजें करने की बात की गई, हमें बगैर किसी सियासी जमात की ऐनक पहने, गोगल्स पहने, तनाजुर से देखने के हमें कानून की नजर से देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें सही कर रहे हैं और जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब्बासी साहब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि अभी जो इस वक्त इशू चल रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो बार बार यही समझ रहे हैं कि ये तमाम की तमाम जो अमेंडमेंट्स लेके आई जा रही हैं वो आपके फेवरेट या आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट देने वाले जो जजेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए है। तो सर जब जैसे अभी वकास अब्रेज़ ने बहुत अच्छी बात की कि क्या काजी फायद ईसा ही वाहद वो ऑप्शन है, क्या मंसूर अली जो शाह साहब है उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं मौजूद? तो सर यही गुफ्तगू जब हम आपके साथ किया करते थे एक ज़माने के अंदर कि क्या यही एक हमारे पास एक आर्मी चीफ रह गया है और हम क्या उसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो इन्हतात का शिकार हो चुकी है हमारी तमाम के तमाम अदलिया भी और हमारे दूसरे दीगर अदारे भी? तो वो उस वक्त हमें बहुत अच्छे जो है बयानात बताए जाते थे, हमें बहुत अच्छे दलाइल दिए जाते थे। तो सर अब जब ये दलाइल आपको दिए जा रहे हैं तो सर आप क्यों इसके ऊपर चीं पे चीं कर रहे हैं? नहीं देखें, जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब का या किसी भी और का बात है वो हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि पर्सनल स्पेसिफिक। अब जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। आप काजी फायद ईसा साहब के
जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं उससे लेके आज तक जितने फैसले देखे, और आप ईमानदारी से बताएं कहाँ का इंसाफ हुआ और कहाँ का इंसाफ सर देखिए मेरे लिए अगर सर देखिए यहाँ पे सर एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर तो वो मेरी फेवर में होंगे तो वो बल्ले बल्ले, अगर वो मेरे अगेंस्ट होंगे तो फिर हाय 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 हाय। इसको आप छोड़ दें सर, ये तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम का वतीरा है सर, ये बात ना करें सर। अगर ऐसी बात है सर, अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दे बंदयाल साहब का कौन सा फैसला था जो कि आपके खिलाफ गया है, क्योंकि वो सारे के सारे उस वक्त बल्ले बल्ले कर रहे होते थे। इसी तरह अगर मैं नून लीग की बात कर रहा हूं वो उस वक्त हाय हाय कर रहे होते थे। मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं वो हाय हाय कर रहे होते थे। मैं अगर जेयूआई की बात करता हूं वो हाय हाय कर रहे होते थे। सिवाय आपकी जमात के बंदयाल साहब के दौरे हुकूमत के अंदर या दौरे इक़्तिदार के अंदर आपके अलावा कौन बंदा था जो कि, या कौन सी ऐसी पार्टी थी, स्पेसिफिक मुझे एक नाम बता दे जो कि उनके फैसलों से खुश थे। अभी आप जो बात कर रहे हैं सर, देखिए पुरानी बातों को एक साइड पर रख के जो मैं आज की सिचुएशन है मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूं। सर मुझे ये बताइए, आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने के ऊपर या आईनी तरमीम लाने के ऊपर प्रॉब्लम है? सर आपने जैसे अभी वकास अब्रेज ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि हमारे पास स्वीडन की और फिनलैंड की उन्होंने बात की, 17 और 19 की बात की है कि एक में 17 है एक में 19 है। सर आपने कभी लो जुडिशरी के जजेस के ऊपर आपने बात की है? आपने कभी हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर बात की है? आपने सिर्फ और सिर्फ हमेशा बात की है तो उन जजेस के बारे में बात की है जिनके ऊपर किसी भी किस्म की आईनी, आपकी पसंद के आईनी जो मुकदमा जिनके सामने पेश होते थे, आपने सिर्फ उन्हीं के नंबर्स के ऊपर चेंज करने के ऊपर आपने ये बात जो है ना आपने पॉइंट उठाया। नहीं देखिए, जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो सर सुप्रीम कोर्ट का मुझे कोई एक ऐसा फैसला बता दें सर जो पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर चल रहा हो, मुझे एक फैसला बता दें सर। मैं अगर बात करता हूं सर, जस्ट मैं सर इफ्तिखार चौधरी साहब की बात करता हूं, उन्होंने क्या किया हमें सर, मैं मुकदमात की नाम नहीं लेता सर, मुझे इतना बता दें कि इफ्तिखार चौधरी साहब के किए हुए 2 मुकदमात सिर्फ ऐसे थे, सो मोटो एक्शन जो उन्होंने लिए थे। एक सर वो कारगे वाला था उनका जो तुर्की से सर जो हमारा चल के आया था बैरी जहाज जो बेसिकली पावर प्लांट था वो था। उसके अलावा सर दूसरा रेकोडेक वाला था। सर दोनों के ऊपर क्या पाकिस्तान को आलमी अदालत के अंदर अच्छा खासा जुर्माना नहीं हुआ। उसके अलावा अगर मैं किसी और की बात करता हूं तो मुझे बता दें सर, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से लेके आज के दिन तक काजी फायद ईसा साहब का कौन सा ऐसा फैसला है जिसके अंदर बंदयाल साहब भी शामिल है, और आने वाले दिनों में मंसूर अली शाह साहब का भी फैसले मुझे बता दें कि क्या वो कौन सा ऐसा फैसला था जो कि आम आवाम की बेहतरी के लिए था? नहीं, मेरी बात जो आपने इफ्तिखार चौधरी की बात की ना, उस एक रुख तो आपने देख लिया, फैसले हुए, हमारे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सर सिंपल सी बात है। दूसरा रुख ये है कि वो फैसले क्यों हुए? क्या रेकोडेक में किसी किस्म का कोई घपला नहीं था? क्या वो जो जहाज आया तुर्की से पावर प्लांट का, उसमें कोई घपला नहीं था? उनका मकसद मामलात को ठीक करना था, शायद जहां तक मैं समझता हूँ या हमारी पार्टी समझती है, उनमें बदनीति नहीं थी। हाँ, उसके वजह से नुकसान हुआ, वो गलत हुआ। और ठीक है, हम तो बड़े मेरिट पे जी सर बिल्कुल मुझे समझ आ गई सर। मुझे आपके सर में या अपने खिलाफ बात नहीं कर रहे, सर मुझे आपके पॉइंट की समझ आ गई सर। अपॉइंटमेंट और अदलिया का जो बिहेवियर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए और इम्पार्शियल नजर आना चाहिए, कहने से नहीं। ठीक हो गया, एग्रीड। जो तारीख दौर है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तारीख तरीन दौर है, सबसे अंधेरा तरीन दौर है। ऐसे फैसले, ऐसा चीफ जस्टिस हमने जिंदगी में नहीं देखा। हम उनकी इज्जत करते हैं बीइंग अ चीफ जस्टिस, लेकिन ये फैसले तारीख का है सर। मसला ये है सर मसला ये है कि पाकिस्तान की अदलिया का स्याह दौर जो है सर वो 2023 से शुरू नहीं होता सर। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो तब भी आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मसला ये है कि हम क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो लीडरान हैं, हम लोग शॉर्ट मेमोरी लॉस के शिकार हो चुके हैं। हम हर चीज़ को है वो 2022-2023 से शुरू करते हैं, हम उससे पीछे की चीज़ों को मुसलसल भूल चुके हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है हम गुफ्तगू को अपनी जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।